प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और गुड मॉर्निंग जे.एन.के में वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात आज के हमारे मौजूद मेहमान से कराने की। और नाज़रीन मोहतरम, जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ अदब, तहज़ीब, नवाबों की शहर लखनऊ से है। और नाज़रीन मोहतरम, जब ऑफ द कैमरा ताबिश और मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो तलफ़ुज़, जो ज़बान में जो मिठास है, यकीन मानिए दिल कर रहा था बस सुनते जाएं। और यकीन मानिए आप भी कुछ ही लम्हों में यकीन करेंगे कि इस बात से कि उनकी ज़बान में जो मिठास है। और आज हमारी शो की जीनत बढ़ा रहे हैं डॉक्टर A.H. रिजवी साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं एंड पिछले जो है 4 दहाई से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एंड इसके साथ साथ ही इस टाइम पे रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया मुझे। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के में। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर A.H. रिजवी साहब, जब आपसे हम बात कर रहे तो आप कह रहे थे ज़ाती, बिकॉज़ ये जो प्रोग्राम है हमारा ये शख्सियत पर मबनी प्रोग्राम है। और ताबिश और मैं जब बात कर रहे थे इनसे तो कह रहे थे मैं ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा ही बात करूँगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे हम इग्नो के हवाले से, वो बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम है इसका फॉर्मेट ही इस तरीके से है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे और इग्नो पे भी आएंगे। तो सबसे पहले बताइएगा कि किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, तालीम व तरबियत का क्या मामला रहा, और ये जो एजुकेशन में आपका सफ़र रहा कैसा रहा। तो माजी के जो है पन्ने पलटते हैं, शुरुआत कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए रीजनल डायरेक्टर पोस्टेड हूँ जी। और मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है, और ये अभी पोस्टिंग श्रीनगर में है, जो हम लोग एंटायर कश्मीर वैली और लद्दाख को देख रहे हैं, केटर करते हैं। जी। तो बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी है वो PhD किया है मैंने एजुकेशन से, B.Ed M.Ed करने के बाद, और उसके बाद फिर मास्टर फ़िलोसफ़ी और मास्टर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से भी मैंने मास्टर किया। उधर ही लखनऊ से ताल्लुक़ है, तो मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं किसी डिग्री कॉलेज में रहा, वहाँ पे मैंने पढ़ाया B.Ed स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये आपने लखनऊ में ही? लखनऊ में जी, जहाँ B.Ed के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, मैं वैसे टीचर ट्रेनर रहा। उसके बाद एक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज दी। वहाँ पे मेरी पोस्टिंग रही लखनऊ में, कोलकाता, हैदराबाद, महाराष्ट्र में, काफ़ी जगह मैंने अपनी सर्विसेज दी। और ख़ास बात यह है कि जितने सालों से मैं सर्विसेज में हूँ वहाँ पर हमेशा मैं एज ए हेडशिप पे रही है हमारी ये तो मैं लखनऊ में कैंपस हेड भी रहा काफ़ी सालों तक। वहाँ 4 डिपार्टमेंट हमारे चलते थे जी। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश, तो उसका भी मैं हेड रहा वहाँ पर काफ़ी सालों तक, करीब 4-5 ईयर्स तक। फिर मेरी पोस्टिंग हैदराबाद रही, वहाँ मैं एग्जामिनेशन हेड था। फिर उसके बाद कोलकाता में मेरी पोस्टिंग रही, और इस तरीके से उस यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने जो मदरसा स्टूडेंट्स है एंटायर अपने जोन के, अपने रीजन के, जैसे पूरा वेस्ट बंगाल है, हैदराबाद है, अमरावती महाराष्ट्र है, लखनऊ है, यूपी है, उसके जो मदरसा के स्टूडेंट्स को उनको भी हमने एड्रेस किया, उनकी नीड को, उनको वहाँ पे एडमिशन कराना, किस तरीके से हम उनको एड्रेस करें। उसके बाद भी फर्दर हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आए। करीब 2.5 ईयर्स से, करीब 2.5 साल से मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, और यहाँ के लोगों को की नीड को कैटर कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी साल जी प्लीज़। काफ़ी साल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी रहा। काफ़ी इस जो एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ पैरेलल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी है, काफ़ी कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई किया, काफ़ी रहे, तो होते होते इस एकेडमिक्स लाइन में रहे, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है जी माशाल्लाह। और ये जो आपने, क्योंकि आप मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ स्टेट्स में आपने एज अ टीचर आप रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज जिस हवाले से आप बात कर रहे थे, सो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप कल्चरल एक्सचेंज होता है? अच्छा होता है, काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। पहले वहाँ पे लर्निंग होती है, जिस जोन में, जिस रीजन में, जिस सूबे में जाता हूँ तो पहले वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों का पोटेंशियल क्या है, वहाँ का कैलिबर क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर उनकी जो नीड्स है उनको हम एड्रेस करते हैं। दरअसल हम कल्चरल एक्सचेंज की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, और क्योंकि आप बाहर से हमारे मेहमान हैं, गुड मॉर्निंग जे.एन.के में, तो वी वेलकम यू देयर फ्रॉम आउटसाइड टू जे.एन.के। इसीलिए जब आपने 2024 में यहाँ पे वैसे
रीजनल डायरेक्टर इग्नो में ये ओहदा संभाला। जी। तो क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ आपने सिखाया? क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और माशाल्लाह आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर में जो अदब का बोलबाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत कुछ आपने सीखा होगा, सिखाया होगा। क्या कुछ लगा कश्मीर का जो कल्चरल टच है अदब के लिहाज से, लिटरेचर के हवाले से, क्या कुछ लगा? नहीं, बेसिकली हम लोग डायरेक्टली एजुकेशन के से टच में हैं, तो हम डायरेक्टली एजुकेशन, लेकिन कल्चरल स्टडी करना एक डिफरेंट फैक्टर है हमारी समझ से। बेसिकली ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ अपनी फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ जब भी आपको वक्त मिले तो कभी आपको वक्त मिलता है कश्मीर का अदब पढ़ने का, या कुछ भी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, नसर, नज़म, कुछ भी? नहीं, कभी वक्त नहीं मिला, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और इतना ज़्यादा हम लोग के पास काम है, तो कभी कभी कल्चर पढ़ने के, क्योंकि वो हमारी फील्ड भी नहीं है। एजुकेशन बेसिकली हमारी फील्ड है। ओके। एजुकेशन। अच्छा, कल्चर के साथ साथ कहीं घूमने का मौका मिला, कुछ चीज़ें खाने का, क्योंकि वो भी एक कल्चर का एक पार्ट है? जी जी, अच्छी सी बात है, जो यहाँ का जो वाजवान है, जो खास डिश है, वो उसको खाने का, घूमने का, जो जितने भी हमारी साइड प्लेसेस हैं, पहलगाम, गुलमर्ग और भी इंटीरियर के जितने इलाके वहाँ पर गया, देखा, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, उसको अप्रिशिएट करेंगे, सभी भी अप्रिशिएट करें, वो हम लोग भी। रिजवी साहब, मुझे पता है आप पूरा ये सोच के आए थे कि हम सिर्फ इग्नो के हवाले से बात करें, लेकिन हमने खाने के हवाले से भी बात की। नहीं, तारीफ बातें रह गई, क्योंकि अभी तो आपने खाली कश्मीर की बात की खाने के हवाले से, क्योंकि जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो अपनी तहजीब, अदब, खाने के लिए जाना चाहते हैं, तो बताइएगा कि कौन सी चीज़ें हम ट्राई कर सकें, क्योंकि हमने ये तो सुना है बिरयानी, आप जाइए लखनऊ के टुंडे कबाब, तो कौन सी जगह हम, अगर ताबिश और मेरा कभी जाना हुआ तो कौन सी जगह हम एक्सप्लोर करें? अब आपने सही कुछ लखनऊ के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा मैं आपको बारे में, क्योंकि हम आपको बोलेंगे यहाँ आप खाने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जी। तो लखनऊ, देखिए लखनऊ बेसिकली अदब के मामले में काफ़ी उसकी प्रेस्टिजियस पोजीशन है। अदब है उसका, आर्किटेक्ट है उसका, जी, जबान है उसकी, जायका है उसका, क्या बात, तो सबसे खास चीज़ है ये, क्योंकि लखनऊ की तहजीब के पीछे एक फ़िलॉसफी है। जैसे लखनऊ में जैसे आपका ये आदाब का एक प्रिवलेंट है, तो उसके पीछे भी उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि आदाब जो ये जो सैल्यूटेशन है, ये इसका कोई एक बैकग्राउंड है, क्योंकि वहाँ पर जो नवाब थे, खासकर ये वाजिद अली शाह ने, उन्होंने इस आदाब को इंट्रोड्यूस किया। उसका पर्पस ये था कि वहाँ पर गंगा यमुना तहजीब का मिक्सिंग थी, मिक्सचर किया गया। तो उन्होंने बोला वहाँ पे जैसे मुस्लिम है, तो मुस्लिम जो है अस्सलाम वालेकुम, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होता है ये मुस्लिम है। अगर जैसे बोलेंगे जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय भीम, राम राम, ये हिंदू सैल्यूटेशन है, तो उसको मिक्स किया गया। उसमें ये किया गया कि ये आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी मालूम ना हो पाए, आदाब। हाँ, तो आदाब करने का एक स्पेशल इसका वो है, इसको मिक्सिंग की गई दोनों तहजीब को। हाँ जी, इसी तरीके से वहाँ पर वहाँ का कैप, वहाँ की टोपी, वहाँ का जो ड्रेस है, उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। तो आज भी देखिए हमारे जो ड्राइवर बाहर खड़े हैं, एक सरदार हैं हमारे साथ, वो भी हमको यहाँ पर कश्मीर में रह के आदाब कहते हैं। अच्छा, ना ही वो नमस्ते कहते हैं, ना ही वो सलाम कहते हैं, बल्कि आदाब है। तो आदाब एक मिक्सिंग ऐसा कल्चर है जो ये प्रेजेंट यूनिवर्सल है, वहाँ पर है। इसी तरीके से जहाँ तक कि वहाँ पर वहाँ के कुजीन के बारे में बात करेंगे तो सब हमारे फूडी हैं, फूडी हैं, तो आइए वहाँ पे। मैंने कई बार सुना है कि अवधी, जी, क्या बात, हाँ, आपको काफी जानकारी है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ पे नवाबों ने इसको प्रमोट किया, काफी फरोग दिया इससे। तो जैसे आपने बोला टुंडे वाले कबाब हो गए, गलावटी कबाब हो गए, दम बिरयानी है जी। मुगल के जितने भी खाने थे उसको नए तरीके से, अवधी खाने को उन्होंने नए तरीके से पेश करने की कोशिश की। वहाँ के खानों में जितने भी खाने हैं, मैं कोलकाता में रहा, वहाँ की बिरयानी अलग, उसमें आलू डालते हैं, आलू का एक कॉन्सेप्ट है ना। हैदराबाद में रहा, हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, वो डिफरेंट है। यहाँ का वाजवान भी फेमस है, लेकिन यहाँ के पीछे जो लखनऊ का जो है उसकी थोड़ी फिलॉसफी डिफरेंट है। वहाँ पर काफ़ी चीज़, मतलब ये है कि सिर्फ टेस्ट, जायका मैटर नहीं रखता, उसके साथ साथ उसकी खुशबू भी आनी चाहिए। अच्छा, खाने की खुशबू, खुशबू आने की वो खास है। दूसरी बात ये है कि वो हेल्दी डाइट हो, ताकि आपकी बॉडी भी उसी तरीके से, इस पर भी फोकस किया जाता है। मैं अर्ली डेज की बात बता रहा हूँ।
तो इस तरीके से वहाँ पे तीतर बटेर का रिवाज है, उसके What is सालन। तीतर बटेर? तीतर बटेर मतलब बर्ड्स हो गई। अच्छा, हाँ, birds। ये बर्ड्स हो गई, उसके सालन बनाने का हो गया। मुगल की ये मुर्ग है, मुर्ग मुसल्लम, मुसल्लम मतलब कंप्लीट, मुर्ग मुसल्लम हो गया। ओके। हाँ, मुसल्लम, रान मुसल्लम। हाँ हाँ, राम सुना है। हाँ, तो इस तरीके से हो गया। वहाँ पे अभी पुराना लखनऊ करीब 250 साल पहले पुराना का बसा हुआ है। वो वही बड़े इमाम बाड़े, छोटे इमाम बाड़े और आपके घंटाघर वहाँ का। जैसे घंटाघर के बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो उसके आसपास जो है 250 ईयर्स बैक, इतने साल History पुराना है बसा उसकी। हुआ है, उसकी हिस्ट्री है। तो 786 में वो बड़ा इमाम बाड़ा बना था, ओके। आसिफउद्दौला नवाब ने बनाया था। तो इस तरीके से वहाँ का जो पुराना लखनऊ है, उसका आदाब, उसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो उसका बहुत मतलब अगर आदाब का भी है, कल्चर भी है कि किस तरीके से लोगों की इज्जत करते हैं। जैसे एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे भी मैं किसी डिस्कस करता हूँ तो यहाँ के लोगों को ये आता है कि पहले आप पहले आप देखिए, ये पहले आप ये हाईएस्ट पीक ऑफ द सिविलाइजेशन है। इससे बड़ी सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है। आजकल आप कहीं भी जाइए, ट्रेन में जाइए, बसेस में जाइए, टाटा सुमो में जाइए, तो एक लाइन लगी रहती है और जो पहले पहुंच गया मतलब वो भीड़ होती है। तो वो एज ए ह्यूमन बिहेवियर कहीं नहीं होता। आप AC 1 में भी जाइए, ट्रेन में, वहां भी पहले हालांकि मजाया तौर पर ये भी कहा जाता है कि पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी लेके, ये फैलेसी है, इसके बारे में बताएंगे। ये मन घड़ंत है, फैलेसीज हैं, काफी उड़ाएगी इसके बारे में। देखिए, हाईएस्ट सिविलाइजेशन कैसे कि आप जैसे मैंने बताया कि जैसे ट्रेन में, बसेस में, इधर उधर आप जाएंगे तो क्या नाम है, भीड़ लगी होती है, कौन कैसे घुस जाए अंदर। लेकिन वहां पर यह है कि वहां रिस्पेक्ट दी जाती है। पहले बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दी जाएगी, पहले वो बैठेंगे या पहले वो उनको खाने के लिए उनको इन्वाइट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो मस्तूरात हैं, लेडीज हैं, उनको, बच्चों को, फिर जेंट्स जाएंगे। इस तरीके का एक उन्होंने कल्चर दिया हुआ है। और बुजुर्गों की इज्जत, जैसे आदाब का कॉन्सेप्ट है, आदाब का बीच में वहीं से दूर से अस्सलाम वालेकुम, दूर से अस्सलाम का पूरे हिंदुस्तान में मैं फॉरेन ड्यूटी भी रहा हूँ, मेरी फॉरेन ड्यूटी भी रही। तो सलाम करने का तरीका जो जितना अच्छा वहां पर है, जितने रेस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा अपने आप को पेंट करेंगे, ऐसे आदाब करेंगे, उसके भी ताबिश साहब यूजुअली जब नाज़रीन के साथ जब तो वो रेस्पेक्ट का जो है, बुजुर्ग जैसे अगर मतलब किसी से बात कर रहे हैं, बीच में घुस गया अस्सलाम वालेकुम करके, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कोशिश करते हैं कि बुजुर्ग हमारी तरफ देखें, वो मैं उनको अच्छे से रेस्पेक्ट दूं, आदाब करूं, फिर वो उनसे मैं सलामती की दुआ लूं, फिर चलूं। जैसे बुजुर्ग जा रहे हैं तो सबसे पहले बुजुर्गों को आगे किया था कि आप जाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुबह सवेरे आपने हमें लखनऊ का सफर कराया, लखनऊ के खानों का सफर। हालांकि सुबह सवेरे खाने का जिक्र और जब हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हो तो मुझे लगता है वसाफ कि हम कश्मीर का खाने के बारे में इनसे पूछे या नहीं पूछे। चलिए जी, जब ताबिश खाने के बारे में तो वाजवान पे ट्राई किया ही, लेकिन ताबिश साहब का टूरिज्म के साथ वास्ता है, तो ताबिश साहब आपको जरूर जगहें बताएंगे कहाँ कहाँ आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये तो आपका ज़ाती तारुफ था। अब आपके प्रोफेशनल करियर पे आते हैं एंड इस टाइम पे आप रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जब हम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना चाहेंगे डॉक्टर AH रिजवी साहब आपसे कि ये जो है सिस्टम क्रिएट क्यों किया गया था इंडिया में, इसके पीछे की क्या कहानी, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन के पैरेलल एक कॉन्सेप्ट है। वो आज नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1969 में यूनाइटेड किंगडम में एक यूके ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी आज भी है उसकी। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। That was in 1969 में इन यूके यूनाइटेड की वहाँ से कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। जी, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी का या ओपन इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग वाइल अर्निंग वाइल लर्निंग। आप अर्न भी करते रहिए और लर्न भी करते रहिए, दोनों चीजें साथ साथ। मकसद ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं, काम के साथ ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर हिंदुस्तान में अब ये इमर्ज हो रहा है लास्ट 2 डिकेड से, कि बच्चे चाहते हैं कि हम 10+2 के बाद कहीं कोई भी जॉब ले लें और साथ में हम अपने स्टडीज कंटिन्यू करें। पहले था ये कि मास्टर करेंगे, हर आदमी मास्टर करने की कोशिश करता था, PhD करेंगे, मास्टर्स करेंगे। फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में पहले से ये रहा कि हाँ वो लोग जल्दी, हर आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD या स्पेशलाइज कोर्स नहीं करता है। तो मोस्टली जो है 10 ग्रेजुएट तक ही, हाँ 10+2 मोस्टली करने के बाद वो जाके अपने जॉब करते थे। तो लर्निंग वाइल अर्निंग का कॉन्सेप्ट तो एक ये के तहत ये रखा, वहाँ से शुरू हुआ। उसमें ये रहा कि ये स्पेसिफिक बहुत सारे देखा गया, गवर्नमेंट ने देखा और लोगों ने देखा कि भाई सिर्फ हर स्टूडेंट, हर लर्नर, हर स्टेक होल्डर अपने रेगुलर
यानी कि कन्वेंशनल मोड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता है। जी। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ये ओपन किया जाएगा, ओपन फॉर ऑल। इसमें कोई भी एज की बैरियर नहीं है, प्लेस की बैरियर नहीं है। तो इसीलिए ये वजह है कि इसे कहा जाता है कि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल। एक ये फिलोसफी है, एक ये कॉन्सेप्ट है कि ओपन फॉर ऑल। इसमें कोई एज की बैरियर नहीं है, इसमें कोई स्टडी की नहीं, टाइम ड्यूरेशन की बैरियर नहीं है, कोई भी प्रोग्राम चॉइस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें बेसिकली ओपन लर्निंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, इनकी स्टडीज में फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ड्यूरेशन का नहीं है, कोई एज बार नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन का नहीं है, कुछ सर्टेन बेसिक क्वालिफिकेशन जरूर चाहिए उसके लिए। उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी ये इमर्ज हुआ, और ये भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये हिंदुस्तान का, जिसकी पहली यूनिवर्सिटी जो बनी है वो हैदराबाद में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। दिल्ली कॉलेज में सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ ओपन का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में इस्टेब्लिश हुई। करीब 40 ईयर्स हम लोग इसको सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो ये कन्वेंशनल एजुकेशन के पैरेलल एक दूसरा सिस्टम है, क्योंकि जैसे इंडिया, भारत जैसे देश के अंदर जिसकी पॉपुलेशन 1.40 करोड़ के प्लस है, तो हम इतने सारे स्टूडेंट्स को, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जो रेगुलर हैं, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैं, उनके फैकल्टी लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सारे बच्चों को एनरोल नहीं कर सकते। नहीं, तो इसके लिए हमें कोई एक पैरेलल सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। तो ये आज का नहीं है, 50 ईयर्स बैक का सिस्टम है। और ये अब ये 1985 के बाद जब से ये पहली नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और कोई नेशनल यूनिवर्सिटी हमारे नहीं है हिंदुस्तान में। इसके अलावा कोई करंटली हाँ करंटली जी एक ही नेशनल यूनिवर्सिटी। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 14 स्टेट यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटीज है ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कि जो भी स्टूडेंट, और ये बता दूं कि ये खासकर उन लोगों के लिए है जो होम मेकर्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, दूर दराज के इलाकों में, सिर्फ यहाँ नहीं, कश्मीर का तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स होता है। कोई बहुत सारी कंडीशन है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरीके की है, एक्सट्रीम वेदर ऐसा है, कुछ पहाड़ों के ऐसे इलाके हैं जहाँ तक कि स्टूडेंट्स वहाँ से रेगुलर कॉलेजेस में आ नहीं सकते हैं, और रूरल हैं, और उसके बाद ये आपके ट्राइबल्स हैं। ये सारे लोग इस तरीके से इन लोग ये कंसिडर करते हैं, एनरोल करते हैं। तो पूरा एक ये पैरेलल सिस्टम है, और इसके 3 टियर सिस्टम होता है इसका। पहला टियर मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स जो एडमिशन लेते हैं तो पूरा कोर्स कर लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा इधर भागते हैं। कन्वेंशनल मोड ऑफ जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंस्टीट्यूशन कॉलेज होते हैं, तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने उनके सिस्टम पर। एक कॉलेज एक प्रेमाइसिस है, उसी प्रेमाइसिस के अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं, एकेडमिक मैटर्स से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से, फाइनेंशियल से, डिग्री, सारी चीजें उनको वहीं करनी है। एडमिशन भी वहीं लेनी है उनको, डिग्री भी वहीं लेनी है, क्लासेस भी करनी है, लैब भी करनी है, प्रोजेक्ट भी करना है, वहीं पे उनके टीचर्स अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, वहीं पे डिग्री के लिए भी डिग्री भी मिल जाएगी, उनको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कॉलेज में डायरेक्ट ले लेंगे। यहाँ सिस्टम डिफरेंट है। ये जो आपने बात की रिजवी साहब की, हम उनको भी केटर करते हैं जो कि ट्राइबल इलाकों से या रिमोट विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए, लेकिन क्या ऐसा है कि ये जो सेंटर्स है ये हर रियासत में या हर यूटी में एक है, या आपने कहीं कहीं पे दूर दराज इलाकों में भी कोई सेंटर्स रखे? क्योंकि ऐसा समझ में आता है कि अगर कोई रीजनल रिमोट इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, तो क्या उसे उस स्टेट के या उस यूटी की जिससे वो ताल्लुक़ रखता है उस यूटी के इग्नो सेंटर में जाना होगा, कि उसी के ट्राइबल इलाके में कोई ना कोई छोटा सा ही सही लेकिन एक सेंटर होगा? जी, वही अर्ज कर रहा हूँ। ये 3 टियर सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट हर स्टेक होल्डर तक, आपके नाज़रीन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। इस 3 टियर सिस्टम में, जैसे कन्वेंशनल बोर्ड में बताया, एक ही प्रेमाइसिस में सब कुछ होगा। यहाँ पर स्टूडेंट को समझना होगा, स्टेक होल्डर को समझना। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में एक रीजनल सेंटर है। जी, मैं बताऊंगा इसी बारे में। 3 टियर में हेडक्वार्टर्स हो गया न्यू दिल्ली, वहां से मेन गवर्नेंस हो रही है। ठीक है, वहां से गवर्नेंस हो रही है। ठीक है, हमारे सीनियर ऑफिसर, ऑनरेबल वाइस चांसलर और लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वहां से गवर्न कर रहे हैं पूरी। ठीक है। दूसरा टियर जो होता है वो रीजनल सेंटर्स होता है, जो पूरे इंडिया में, जैसे इग्नू के 57+1 अभी होने वाला है, तो यानी भी 57 रीजनल सेंटर्स है। बिल्कुल। दूसरी कमांड रीजनल सेंटर्स को, जैसे डिफेंस के कमांड्स होते हैं, रेलवे के कमांड्स होते हैं, तो उनके कमांड्स अलग अलग उन्होंने दे दिए।
है ना, जोन वाइज दे दी, 57 रीजनल सेंटर दे दिए। अब मैं कश्मीर के बारे में बताता हूँ। जैसे कश्मीर यहाँ के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकना होगा। जी नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और गुड मॉर्निंग जे&के में नाज़रीन मोहतरम आज शो की ज़ीनत बढ़ा रहे हैं डॉक्टर AH रिजवी साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हम जो है ताबिर साहब का सवाल था कि जो यूनिट्स हैं, रीजनल यूनिट्स हैं, वो हर एक स्टेट्स में अलग अलग से, तो उस हवाले से आप बात करें प्लीज़ मुकम्मल कीजिए। कश्मीर के हवाले से आप बात करें तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर जी यहाँ पे 2 रीजनल सेंटर्स हैं, जी कंट्रोलिंग सेंटर, मॉनिटरिंग सेंटर, सुपरवाइजिंग सेंटर, कुछ भी कह दीजिए, उसको बोलते हैं रीजनल सेंटर। एक जम्मू में, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर। श्रीनगर में। ज्यूरिसडिक्शन दोनों के अलग अलग। जैसे जम्मू का ज्यूरिसडिक्शन है एंटायर जम्मू, एंटायर जम्मू की जितनी भी एजुकेशन है, चाहे वो एकेडमिक हो, इश्यूज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो लोग देखेंगे। इधर कश्मीर में हम लोग श्रीनगर में उसका रीजनल सेंटर है, जिसका cater to the whole division of Kashmir। एंटायर कश्मीर वैली एंड लद्दाख। जी जी ओके, इंक्लूडिंग लद्दाख। लद्दाख ओके, से भी देखते हैं। लद्दाख यही देखता है, श्रीनगर श्रीनगर ही ओके, देखता है, श्रीनगर। एंटायर उसका कश्मीर वैली लद्दाख। तो अब आपने पूछा कि हम लोग जन जन तक जाएं कैसे, वहां में करते क्या है, आप लोग करते हैं किस तरीके से, जी, गोकर्णा कर कोई बच्चा बैठा हुआ है, गुरेज में कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको क्या करना होगा, उसको कहाँ आना पड़ेगा, क्या रीजनल सेंटर श्रीनगर आना पड़ेगा या कहीं और जगह जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों का एक सिस्टम होता है, यही चीज समझना है सभी स्टेक होल्डर। वो होता है, हम लोग बोलते हैं स्टडी सेंटर। वो हम लोग किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक MOU करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनसे टाई अप होता है। हमारे यहाँ पर करीब 30 स्टडी सेंटर्स हैं, ओके, जो इतने बड़े टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन है, सिक्किम, सौरा, नाइलेट, ओके, बेबी हलीमा हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, सियासी बेमिना हो गया, जी, इन सब से हमारा टाई अप टाई अप। ठीक। तो स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वहीं पे एडमिशन की कोई चिंता नहीं है। एडमिशन तो डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन होता है बच्चों का, लेकिन जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे काउंसलिंग है, चाहे लैब काउंसलिंग है, चाहे एग्जामिनेशंस हैं, चाहे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे सिनॉप्सिस है, असाइनमेंट्स हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो है उनको वहां पर सेंटर पर ही करना होगा। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली आपका एक बूथ है, वहाँ पूरा पे जाना। जी, पूरा, हाँ, राइट, वहाँ पूरा एक सिस्टम है हमारा। वहाँ पे पूरे सिस्टम में हमारे के लिए वो पूरा वेन्यू है, वेन्यू में हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। सो ऐसा कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई गुरेज से ताल्लुक रखता हो तो दावर के किसी डिग्री कॉलेज के पार्ट में एक पार्ट होगा इग्नो का। यस, ओके, ताकि जो दावर से ताल्लुक रखता हो, गुरेज से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए वो आसान हो जाए। आसान होगा, जहाँ जहाँ हमारे टाइप है वहाँ की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इग्नो, फ्रॉम द कॉलेज। ओके, फ्रॉम द कॉलेज, ओके, From the कॉलेज के okay. होंगे, वो हमारे उनको आपने उनको हमें टाई अप किया हुआ है। टाई अप किया हुआ है, वहाँ के प्रिंसिपल हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं। ओके। अच्छा, ये कहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किसी डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे जाइए और किसी कॉलेज में जाइए, वहाँ पे आपका दाखिला होगा? एक तो इस हवाले से, दूसरी चीज़ की कहाँ पे पता चले कौन से कोर्सेज हैं, दूसरी तीसरी चीज़ की कब एडमिशन प्रोसेस जो है सेशन स्टार्ट होता है, एंड फोर्थ थिंग इज कि इज इट जस्ट कि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर सकते हैं या ग्रेजुएशन भी हो सकती है, और PhD के हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। जी देखिए, आजकल सबसे एक्टिव सोशल मीडिया है जी। सोशल मीडिया पूरा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को जानना होगा तो आज न्यूज़पेपर कोई नहीं परचेज करता, वो मोबाइल से, स्मार्टफोन, इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिए, सारे इंफॉर्मेशन है। तो हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है। हमारा सोशल मीडिया जितने भी है वो सब एक्टिव है, रीजनल सेंटर से भी एक्टिव है, हेडक्वार्टर से भी एक्टिव ओके, इंफॉर्मेशन। पहला तो ये द बेस्ट मीडिया है, हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंच। सबसे पहली बात यही होगी, आपसे जानना चाहेंगे कि वेबसाइट क्या है जी इग्नो की, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो राइट डाउन कर सके। वो किसी गूगल क्रोम में जाइए, ignu.ac.in,
www.igno.ac.in इग्नू डालना है, कहीं कुछ नहीं लिखना, इग्नू लिखना है, सब कुछ आ जाएगा। NOU.ac.in ये तो उनका हेडक्वार्टर का होगा जिस पर सारी चीजें अवेलेबल है। ई प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, आपने बोला कौन कौन से प्रोग्राम से, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एवरीथिंग इज अवेलेबल, सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें वहां पर इग्नू की वेबसाइट पर है। दूसरी वेबसाइट हम लोग की रीजनल सेंटर्स की होगी, आरसी श्रीनगर की भी वेबसाइट है। इसका क्या है? आरसी श्रीनगर, RC आरसी मतलब रीजनल सेंटर श्रीनगर .ac.in @igno.ac.igno. ओके, इग्नू डोमेन में हमारी ये RC Srinagar @igno.in। AC। तो ये रीजनल सेंटर्स के लिए रीजनल सेंटर की हमारी नॉट पर्टिकुलरली श्रीनगर की, ये रीजनल सेंटर एंटायर रीजनल सेंटर जितना पूरा नीड हमारी जितना भी हमारा कश्मीर है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते रहते हैं, कौन सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम सेंटर पर जाएं, इसके अलावा हमारे एक्टिव जो लर्नर सपोर्ट सेंटर जिसे कहते हैं, पहले जिसे स्टडी सेंटर्स कहते थे, वहां पर स्टूडेंट जाएं, उनके पास सारा हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है, वहां पर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, पूरी टीम है, पूरी वहां पर दिख रही है, तो वहां पर अवेलेबल होते हैं। राइट, सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन का सिस्टम है। फ्रॉम बैचलर्स टू PhD एवरीथिंग इज अवेलेबल। PhD का हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी हम रिसेंटली एग्जामिनेशन कराने जा रहे हैं PhD का। ओके, तो कश्मीर में होगा PhD का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कुछ चीजों की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। ओके, तो अच्छा कौन से वो ये हैं? जी, जैसे BSc नर्सिंग के का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया हमारा, ओके। और क्या और PG डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी अभी CRC बेमिना में स्टार्ट किया गया है। मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स है, एम्प्लॉयबल कोर्स है, Okay. उसका भी रिटन एग्जामिनेशन होता है। B.Ed का भी रिटन एग्जामिनेशन होता है, PhD का रिटन एग्जामिनेशन होता है, ये सभी से रिटन एग्जामिनेशन होते हैं। ये सब मालूम रहता है, सारे न्यूज़पेपर्स में हमारी आती रहती है। न्यूज़पेपर वैसे बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन सारे न्यूज़पेपर्स में हमारे कवर रहते हैं। ओके, ऑनलाइन अवेलेबल है, और हमारा ई प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इग्नू की वेबसाइट्स अवेलेबल है, रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, हर चीज़ वहाँ पर। अच्छा, PhD की जब हम बात करते हैं, PhD किस किस सब्जेक्ट्स में जो है बच्चा एक कर सकता है? PhD एग्जैक्टली सारे तो नहीं, लेकिन हाँ जितने भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, सोशल साइंस के, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट को याद करना इज डिफिकल्ट टास्क, वो सब चीज़ अवेलेबल है। और वो सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मैनेजमेंट, सारे प्रोग्राम्स तो जैसे ताबिश और मेरा ताल्लुक मास कम्युनिकेशन से जी, है, आप कर तो सकते मास हैं। कम्युनिकेशन में Sure, PhD 100% ओके, जी। और ये क्या ड्यूरेशन रहेगा, कितने साल का रहता है? थोड़ा सा आप इसके बारे में ब्रेक डाउन कीजिएगा, कितने आवर्स ऑफ आपको आना है या कितने घंटे टोटल आपको देने एक साल में, उस हवाले से थोड़ा सा क्योंकि ब्रेक ये डाउन। जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इग्नो के हवाले से बात करते हैं, तो अक्सर वही लोग इग्नो से वाबस्ता है जो, जैसा कि आपने भी कहा कि जो वर्किंग है, तो वर्किंग आवर्स में जाते हैं, ऑफिस के बाद जाते हैं, संडेज को जाते हैं। ओवरऑल कितने घंटे, ओवरऑल एक साल में शायद कितने, या एक वीक में कितने घंटे आपको देने पड़ते हैं? सो थोड़ा सा ब्रेक डाउन। नहीं, ऐसा PhD का देखिए जो नया सिस्टम आ गया है, वो इग्नू के साथ भी यही लागू होता है कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ का रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा, वो हेडक्वार्टर पर दिल्ली पे। व्हाट इज दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी? मतलब ये कुछ सालों से UGC ने ये शुरू कर दिया है कि किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको PhD करना है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की, उस रिसर्च के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, अच्छा, रिसर्च ओके मेथोडोलॉजी, ठीक। उसका एक 6 मंथ का कोर्स होता है। हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्स में, हर कोई भी किसी सब्जेक्ट में आप लेंगे, वो करना बहुत जरूरी है जी। तो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो आपका होता है, वो 6 मंथ कहते हैं कि 4 मंथ टू 6 मंथ का एक कोर्स हेडक्वार्टर्स पे होगा, ठीक। वो करना कंपलसरी होगा, वो आपको आना ही आना है, वो दिल्ली जाना ही जाना होगा। अच्छा, वो दिल्ली ही जाना दिल्ली में फॉर 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ, मे बी 4 to 6 मंथ वो उनका कोर्स डिजाइन करेंगे। बट इट जस्ट फॉर PhD होल्डर्स, PhD होल्डर्स, ओनली फॉर PhD होल्डर्स। ओके। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, वो एक बच्चा खुद ही सेट कर सकता है किस महीने में आऊंगा? बिकॉज नहीं, PhD वो तो कंपलसरी है, अच्छा, एक साथ वन गो में जाएगा। हम उसके बारे में भी जानना चाहते थे, जो बैचलर्स एंड मास्टर्स है, हाँ उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसकी क्लासेस कब होते हैं, वर्किंग आवर्स के बाद होते हैं, संडेज को होते हैं? जी जी जी, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। देखिए, बैचलर और मास्टर्स के भी, क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन नहीं है कि जिसमें आपको टीचिंग कराई जाए, कोई टीचिंग वीचिंग नहीं हो जाती है यहाँ पर। जो चूंकि आजकल जो नया सिस्टम आ गया है, वहां पे क्लासरूम टीचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल मोस्टली ऑनलाइन सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बना हुआ है, LMS पे सब कुछ अवेलेबल है, वहीं ऑनलाइन असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, ठीक है। वहीं पे आपके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल। So you do not need to come any. हाँ, कहीं नहीं आना है, आना ही नहीं। इस एक्सट्रीम केसेस में होते हैं, हम लोग स्पेशल काउंसलिंग कराते हैं। That is जी,
Okay. टीचिंग अलग हो गई, काउंसलिंग अलग हो गई। टीचिंग का मतलब ये होता है कि पूरा इस सिलेबस, ये बुक अवेलेबल है, पूरा जो पढ़ाना होगा उनको, टीचर को ये पूरी बुक पढ़ानी, ये सिलेबस कंप्लीट करना, दिस नॉट लाइक दैट। यहाँ पर काउंसलिंग है, मतलब यहाँ पर हम लोग सेल्फ स्टडी को फोकस करते हैं। ओके, सेल्फ स्टडी में क्या है कि हम स्टडी मटेरियल, द बेस्ट मटेरियल ऑफ इग्नू, उसको हम प्रोवाइड कर देते ओके, हैं स्टूडेंट को एट द डोर स्टेप। हाँ, उसके और उससे घर वो तक वहां तक खुद he has to go through it. गो थ्रू इट। ओके, हमारा ई ज्ञान कोश के थ्रू ऑनलाइन ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Okay. अगर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो ई ज्ञान कोश पर जाए, सारा मटेरियल वहां पर अवेलेबल। ई ज्ञान, ई ज्ञान कोश, ओके, ई ज्ञान कोश, ई ओके, ज्ञान कोश, इट्स पर्टिकुलरली फॉर इग्नो स्टूडेंट्स। इग्नू इग्नो स्टूडेंट, उनके लिए कंटेंट सारा मटेरियल अवेलेबल है। राइट। ई ज्ञान कोश, ओके, ई ज्ञान कोर्स। कोश, कोश, कोश उर्दू का वर्ड, वो सॉरी हिंदी का वर्ड है। अच्छा, ज्ञान कोश। मतलब नॉलेज, कोश का मतलब रिपोजिटरी, ओके, 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 कोश। ज्ञान कोश। ई इसकी ज्ञान स्पेलिंग क्या है कोश की? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान में GYAN ज्ञान, ई ज्ञान KOSH कोश, कोश, ओके, ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान। ये हिंदी का वर्ड है। ओके, ई ज्ञान कोश के थ्रू सारा मटेरियल अवेलेबल है, और डाउनलोड करे, ऑनलाइन पढ़े, प्रिंट लगाए, वह जो भी उसको समझ में आए। जी। इसी के पहले हम लोग बहुत सारी उसको फैसिलिटी देते हैं, जैसे ई ज्ञान वाणी, ओके, ज्ञान वाणी, वाणी वाणी बोलते हैं VANI, दैट इज अ वाणी। वाणी माने वाणी, जैसे हमारे बोलना। आकाशवाणी है। आकाशवाणी, जी, वाणी बोलते हैं, दैट इज अ वाणी, वड़ा से। ओके। एनीवे ई ज्ञान वाणी। चलिए, लखनऊ उर्दू के साथ साथ माशाल्लाह आपकी हिंदी में भी अच्छी महारत हासिल है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ई ज्ञानवाणी में हमारी ऑनलाइन रेडियो काउंसलिंग सेशन चलते हैं, FM रेडियो पे इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। जी, इस तरीके ई ज्ञान, हमारा ज्ञान दर्शन होता है। ओके। ज्ञान दर्शन के थ्रू हम लोग चैनल के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू बच्चों तक पहुंचते हैं। अब हम लोगों के बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारा NEP 2020 का, कि हम ऑनलाइन एजुकेशन दें। ऑनलाइन एजुकेशन के में कि हम लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, लिमिटेड फंड में हम ज्यादा एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम लोग ये ODLs के से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, इग्नू भी शिफ्ट होने की कोशिश Okay. कर रहा है धीरे धीरे धीरे। करीब हमारे 50 प्रोग्राम्स हमारे ऑनलाइन मोड में, ओके, जिसमें हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम बहुत फोकस है। हर फ्राइडे को वो मीटिंग लेती हैं। अभी मंडे को मीटिंग ली, 2-3 घंटे वो मीटिंग लेती हैं हम लोगों से, ओके। कि आप जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कर क्या रहे हो, ऑनलाइन असाइनमेंट क्या है, चेकिए कितने हो गए, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सब कुछ ऑनलाइन बच्चे को करना है, कहीं उनको मूव भी नहीं करना है। ओके, अब मैं आपके काउंसलिंग तक पहुंच रहा हूं, जैसे आपने बताया काउंसलिंग, तो हमारे जितने भी सेशन हैं, हमारे 30 सेशन है, उसमें कुछ चीज, उसमें वहां पर काउंसलिंग होती है, उसके भी कुछ कंडीशंस हैं, और हम लोग उनको अप्रूवल देते हैं, उससे वो कराते हैं। एक क्रॉस कश्मीर वैली होती है, ओके, लेकिन सर्टेन डेज के लिए, 10-20 डेज तो 30 डेज के लिए, उसमें काउंसलिंग में स्टडी मटेरियल उसने स्टूडेंट ने पढ़ लिया, लर्नर ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो उसकी क्वेरीज हैं वो उनको वहां टेस्ट ये काउंसलिंग भी ऑनलाइन होती है कि उसके लिए? नहीं, ऑफलाइन होती है। ओके, इसके लिए रीजनल सेंटर आपको आना पड़ता है? नो नो नो, स्टडी सेंटर, जहाँ पे study center, क्रॉस जी, जी, है ना, मैंने इस सेंटर बताया जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर, जैसे कुपवारा हो गया हमारा, ये फार फ्लंग एरियाज जितने भी हैं वहां पर, हाँ, जहां पर, लेकिन देखते हैं कि स्टूडेंट से पता लगा उसके सर्टेन, हर यूनिवर्सिटी के एक नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, क्लब कर देते हैं 2-4 स्टडी सेंटर को एक जगह पर, हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बड़े इंटेंसिव प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके, जैसे हमने सिक्किम का नाम लिया, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट्स, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, नर्स मैनेजर जो ऑलरेडी नर्स है गवर्नमेंट में, मैनेजर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की उनको जानकारी होनी चाहिए। Okay. नर्सिंग एक अलग चीज है, नर्स मैनेजर एक अलग चीज है, चाइल्ड केयर यूनिट है, बहुत सारी इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स और डॉक्टर्स करते हैं, सब गवर्नमेंट डॉक्टर्स हमारे करते हैं, उनके लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग वहां पर होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। अच्छा, डॉक्टर एच रिजवी साहब, देखिए अब जब हम इग्नो इस ओपन एंड लर्निंग की बात करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी आपसे जाने कि किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट कर ली थ्रू इग्नो, लेकिन उसके बाद अगर उनको किसी फॉरेन मुल्क जाना हो तो वहाँ पे क्या ये डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है इग्नो की? वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है? तो इस पे से थोड़ी सी रोशनी डालिए। गालिबन हमारे पास प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं 5 मिनट हैं, एक तो ये हो गया, और ताबिर साहब मुझे लगता है आपका भी सवाल होगा। जी जी बिल्कुल, यही था कि जो जॉब एवेन्यू, सबसे बड़ी चीज़ है जॉब एवेन्यूज, क्योंकि अक्सर लोग ये मिथ करते हैं कि इसने इग्नो से डिग्री की है तो शायद जॉब के चांसेस बहुत कम है। ये जो मिथ है शायद डिबंक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मिथ है यहाँ पर कि 1985 से हमारा चल रहे हैं, 350 प्रोग्राम चल रहे हैं,
पर ईयर कश्मीर में 46,000 प्लस एडमिशन रहते हैं। ओके। एग्जाम अभी हमारे होने वाले हैं, 37,000 पर ईयर एग्जाम देंगे। इसकी तो हाई रिकग्निशन है। Okay. ये कॉमनवेल्थ की तरफ से अप्रूव्ड है। फॉरेन में हमारे सेंटर्स हैं, सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे बहुत यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है। जब कॉमनवेल्थ रिकग्नाइज कर रहा है तो कोई इशू ही नहीं है। तो मिथ है, ये फैलेसी है, कहीं कोई इशू तो नहीं है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जब हम कहते हैं ना, तो कोई इंटरव्यूअर के जहन में वो नहीं आता है कि इसने तो थ्रो लर्निंग किया हुआ है, तो इससे ऐसा कुछ वो नहीं है। बच्चे को तो अपना टैलेंट प्रूव करना होगा। कोई भी स्टूडेंट है जहां पर भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको तो अपना टैलेंट प्रूव करना होगा। वहां पे कन्वेंशनल मोड के भी स्टूडेंट्स हैं और डिस्टेंस मोड के भी हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो क्योंकि शायद हमारे पास 1 या 2 मिनट है, ओवरऑल क्या सिनेरियो, क्या स्टेटस है इस इग्नू का? क्या हमारी रीच ऐसे स्टूडेंट्स तक है जो वाकई में डिजर्विंग है? ओवरऑल सिनेरियो क्या है इग्नू का? और खासतौर पर अगर हम रीजनल सेंटर श्रीनगर की बात करें, हैव वी रीच्ड टू द मासेस और हैव वी रीच्ड स्पेसिफिकली टू द स्टूडेंट्स? हाँ, डेफिनेटली। अभी जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं 10+2 के बाद जो रेगुलर मोड के बच्चे, वो भी हमारे पास आते हैं। हर जगह तक हम पहुंच चुके हैं, एडमिशन हमारे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हर जहाँ पे भी जरूरत होती थी वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा, इस टाइम पे एडमिशंस ओपन है? दिस एडमिशंस क्लोज होते हैं। अच्छा, एडमिशंस कब से? जून से स्टार्ट होंगे। एंड क्या ड्यूरेशन रहेगा? राउंड ये चलते रहते हैं, बीच में थोड़ा गैप रहता है। जून से होंगे, अगस्त तक चलेंगे हमारे, फिर हमारे दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, या जो भी, क्योंकि ये ओपन फॉर एवरीवन है, तो सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक अपना ड्रीम बनाइए, डे ड्रीम देखिए, और पहले थोड़ा डे ड्रीम बनाने के बाद फिर अपना करियर सेट कीजिए। और सिर्फ ये, जैसा कि आजकल होड़ लगी है हर आदमी मेडिको बनेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है इतनी। बनिए मेडिकल, जिसको जरूरत है, जो टैलेंटेड है, तो मेडिको बनिए। हर आदमी इंजीनियर बन जाएंगे, हर आदमी प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आइए। आपकी, मेरा जो कहना है कि आप जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहां पर नीड है, हमारे अच्छे एडवोकेट्स की जरूरत है, अच्छे जजेस की जरूरत है, अच्छे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है जी। उसके लिए आप, सब लोग सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, सब जजेस नहीं बन सकते, लेकिन माइंडसेट तैयार कीजिए, फैमिली सपोर्ट देखिए, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखिए, आपके एस्पिरेशन देखिए, आपका अपना कमिटमेंट बनाइए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लीजिए, थारोली आप अपने स्टडी, अपने आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको फोकस, चूंकि वक्त कम है नहीं। मैं 2-3 इंसिडेंट्स अभी हाल ही में हुए हमारे, तो वो मैं आपको बताऊं कि कैसे लोगों से गलती, कहते हैं ह्यूमन एरर के नाम पे गलती कर देते हैं। ह्यूमन एरर कुछ नहीं होता है भाई, आपको इतना हाईली फोकस्ड है अपने काम में, तो कोई ह्यूमन एरर नहीं। अभी 2-3 इंसिडेंट्स हुए, तो जो मैं डिस्कस भी करना चाहता, वक्त कम नहीं तो बता नहीं पाऊंगा। तो फोकस रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, हाई लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए, और एक जो कंप्लेंट कल्चर है उससे बाहर आ जाइए। हर आदमी एक दूसरे को, खासकर कश्मीर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हर आदमी एक दूसरे की कंप्लेंट करता है, उससे बाहर आइए जी। कंप्लेंट की जरूरत नहीं, आप अपने पे ट्रस्ट कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, दूसरे अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपने टैलेंट पर आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, डेफिनेटली यू विल प्रूफ योर वर्थ। क्योंकि वन टाइम हमारी बर्थ है, इसके बाद तो होना नहीं है ना, बिल्कुल अपनी टैलेंट को प्रूफ कीजिए, बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और कम्युनिटी को सर्व कीजिए। चलिए, डॉक्टर A.H. रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा, और इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, ये 1 घंटे उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्टिव रहा, इंफॉर्मेटिव रहा, और जिस हवाले से A.H. रिजवी साहब ने हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। और ताबिश साहब, मुझे लगता है वक्त हुआ चाहता है, नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल भी 2 मेज़बान यहाँ पे होंगे जिनको शर्फ मेज़बानी हासिल करने का मौका मिलेगा। फ़िलहाल आज के इस एपिसोड्स में मुझे और ताबिश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।